हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का एक लिंक मिलेगा। आप लिंक पे क्लिक करके पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम, एसआई एग्जामिनेशन, सीएसईबी डीओ एग्जामिनेशन और इन बाकी सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक कंप्लीट पैकेज बनाया है जो कि 21 वीडियो का है। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का आप प्लेलिस्ट कंपलसरी चेकआउट करिए। मैंने उस पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर होने वाला है वो पर्यावरण सब्जेक्ट का आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अगर कोई टॉपिक मिस हुआ होगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन मैंने एक दो टॉपिक जो छोड़े हैं वो आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के आखिरी में बता दूंगा कि मैंने जो टॉपिक छोड़े हैं उसको आप अपने से कर सकते हो। और वो बहुत छोटे से टॉपिक है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह के नाम वगैरह। ठीक है, वो आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक छोड़े, आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इस हिसाब से आपका पूरा कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। 27 वीडियो आई गेस मैंने डाल दिया यूट्यूब पे। ठीक है, इसको मिला के तो आप वहाँ से जो है उसको चेकआउट कर लीजिए। और ये वीडियो लेक्चर जो है हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। कई सारे लोग बोल रहे थे कि अगर आपका चैनल एक बार ग्रो कर जाता है तो आप वीडियो लेक्चर को प्राइवेट कर दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्त। आप किसी भी समय, किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस में आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो आप ऑफलाइन मोड में भी इसको देख सकते हो डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए वो सब हो गया बकवास की बातें। आज हम लोग जो चालू करेंगे वीडियो लेक्चर में, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, फूड चेन। इसके अलावा फूड वेब, फूड चेन को हिंदी में बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड वेब को बोलते हैं हम लोग खाद्य जाल। इसके अलावा हम लोग लिंडनेमान का 10% का नियम देखेंगे। और इसके अलावा जो चार्ल्स सी एल्टन ने जो है आपके इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था उसको हम लोग एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में ज़रूर आखिरी तक बने रहिएगा। और आपको एक और काम करना है, अभी से वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में थम्स अप डाल दीजिए। और अगर नए आए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, उससे मेरे वीडियो लेक्चर की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। हम लोग जो है एक बैच अनाउंस की है सीजीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आपको पता होगा कि 5 दिसंबर को जो है एसीएफ का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग एक स्पेशल डेडिकेटेड बैच चालू कर रहे हैं। ठीक है, उसकी फ़ीस मैंने ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर दिया। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप फ़ीस थोड़ा कम कर दीजिए। तो दोस्त यार, फ़ीस तो मैं कम नहीं कर सकता। रीज़न उसका ये है कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए छात्रों की, मुझे जेन्युइन पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहिए। क्योंकि अगर मैं फ़ीस को अगर कम कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट आ ज़रूर जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि क्लास जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये मैंने पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए जो है फ़ीस में एक मॉडरेट फ़ीस रखी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा लोगों को, कुछ लोगों को अधिक लग सकती है, बट मेरे ख्याल से फ़ीस एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपके 24 क्लास के 4000 रुपये लेता हूँ IIT JEE के लिए। उस हिसाब से बहुत कम मैं फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं 1.5 महीने पढ़ाऊँगा और उसमें जो अमाउंट मैंने बताया वो 4000 रुपये से तो बहुत कम है यार। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग 10वीं लेवल के साथ साथ आपको 12वीं लेवल तक के प्रॉब्लम कराएंगे जो कि आपके एसीएफ एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपने पेपर नहीं देखा तो आप लेवल चेकआउट कर लीजिए, वो 12वीं लेवल का ही रहता है, वो 10वीं लेवल का पेपर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उतना लेवल का पढ़ाएंगे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट मुझे बोले तो मैंने इसका एक अल्टरनेटिव ये निकाला कि मैं आपसे थोड़े बहुत पैसे लेने की जगह मैं क्या करूं, मैं वीडियो लेक्चर आपको फ्री में ही दे दूं। तो मैंने ये अनाउंसमेंट की है कि मैं आपको 4 से 5 दिन जो है वो फ्री लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लोग एक यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी किसी भी मीडियम में। ठीक है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। 12 तारीख के बाद ही ये लाइव स्ट्रीम होगी, जब भी होगी मैं आपको टाइम, डेट वगैरह सब चीज़ बता दूंगा। उसके लिए आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में हमसे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप वाले लिंक पर जाके अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। वहाँ पर इस वीडियो लेक्चर की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो भी इन निःशुल्क सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें।
चलिए ये हो गया प्रमोशन। हम लोग चालू करते हैं खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग खाद्य श्रृंखला देखते हैं और उसी को एक्सपेंड करेंगे हम लोग खाद्य जाल में, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। तो खाद्य श्रृंखला जो है वो जीवधारियों का क्रम होता है, जिसमें बेसिकली जीवधारी जो होते हैं वो भोज्य एवं भक्षक के रूप में रखते हैं। मतलब या तो वो खाना प्रोड्यूस करेंगे या तो खाना खाएंगे, ठीक है। तो उसको भोज्य एवं भक्षक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इन तीन चीज़ों को अगर आप लिखते हो अपने आंसर में तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैं बता दूं कि ये जो सीरीज मैंने बनाई है आपके पर्यावरण सब्जेक्ट की, वो आपको मेंस, प्रीलिम्स और आपके एसीएफ एग्जामिनेशन के साथ साथ जिन एग्जाम में आपका पर्यावरण आता है उसके लिए ज़रूरी है। तो ये केवल एसीएफ एग्जामिनेशन को डेडिकेटेड है, उस हिसाब से आप ये लेक्चर को मत देखिएगा। नेक्स्ट है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि जीवधारियों का क्रम है, ठीक है, जिसमें भोज्य एवं भक्षक रखते हैं। अब जैसे कि मान लो पहला चीज़ तो है उत्पाद। उत्पाद आपको समझना है, प्राथमिक उत्पाद क्या होता है, जो मेन फूड प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, जो कि किसी भी फॉर्म में फूड प्रोड्यूस कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, हरे पौधे जो होते हैं वो एक तरीके का प्रोड्यूसर का काम करते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में जो है खाना कोई पका रहा होगा तभी तो आप खा रहे होगे ना। मैं घर का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि फूड का जो मेन सोर्स होता है वो पेड़ पौधे ही होते हैं, ठीक है। इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला जाता है, मतलब प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, जिसमें हरे पौधे शामिल होते हैं। इसको खाने वाला कोई होगा, ठीक है। तो खाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक कंज्यूमर, जो इस प्राथमिक उत्पाद को खाता है, ठीक है। प्राथमिक कंज्यूमर मतलब कोई भी हो सकता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसको खाने वाले को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक कंज्यूमर, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। और ये द्वितीयक उपभोक्ता का भी अगर कोई खाता है तो उसको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इस तृतीयक उपभोक्ता जो कि खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च पोषण स्तर पर रहता है, ठीक है, मतलब इसको कोई और नहीं खाता, ये इसको कोई खाता है तो जब ये मर जाता है तो, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग अपघटनकर्ता बोलते हैं, ठीक है। इस अपघटनकर्ता में जो है वो कवक एवं जीवाणु आते हैं। तो मिनिमम जो है एक खाद्य श्रृंखला में आपको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता का होना आवश्यक है, तो ये एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, आपको जो है जीवधारियों का क्रम दे दिया जाएगा, मतलब कुछ सेट ऑफ जीवधारी दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि इनमें से कौन से जीवधारियों का क्रम है वो एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में और एसीएफ में देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हरे पौधे, इनको खाया कौन, टिड्डा खाया, टिड्डा ग्रास हॉपर। टिड्डे को कौन खाता है, छोटी छोटी पक्षियाँ खाती, लाइक मैना वैना जैसे, ठीक है, ये उसको खाती है। और उसको कौन खाता है, बड़ी पक्षी, ठीक है। लेते हैं हम लोग एग्जांपल बाज का, ठीक है। तो छोटी पक्षियों को खा गया बाज, ठीक है। अब बाज को खाने वाला हवा में तो कोई है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो पोषण स्तर के सबसे ऊंचे स्तर पर बैठा हुआ है बंदा, तो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसको खाने वाला, तो वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन उसको भी खाना पड़ेगा ना। लेकिन ये मर जाता है तो इसके शरीर का अपघटन करने वाले कई सारे कवक एवं जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो ये कवक और जीवाणु क्या करते हैं, इसके जो है शरीर को डिकम्पोज करके जो है मृदा में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है एक श्रृंखला बन जाती है और उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक ही दिशा में बढ़ता है, इसलिए ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसी खाद्य श्रृंखला से ही हम लोग जो है आगे का टॉपिक देखेंगे जो कि है खाद्य जाल। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब उसी एग्जांपल को हम लोग दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका खेतों में हुआ अनाज को खाया चूहा को खाया सांप को खाया मान लो बाज खा लिया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि खाद्य श्रृंखला में जो है ऐसा नहीं होता कि ये, जैसे मान लो चूहा है, उसको चूहा को केवल सांप खाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, चूहा को कोई और भी खा सकता है, ठीक है। मान लो इंसान ही खा लिया
इंसान भी चूहा खा सकता है, ठीक है। या फिर कोई और जानवर है जो कि आपका खाद्य श्रृंखला, दूसरी खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड है, वो इस जानवर को खा लिया। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने चूहा का एग्जांपल लिया, तो इसको जो है पर्टिकुलर सांप ही खाएगा। कोई दूसरे खाद्य श्रृंखला का मान लो जानवर है, वो अगर इस चूहे को खा लेता है, ठीक है, तो वो भी खा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अलग अलग खाद्य श्रृंखला के जो है अलग अलग जानवर जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्राथमिक उपभोक्ता जो कि एक पर्टिकुलर खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है वो दूसरे खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंसान भी सब चीज़ खाता है, इंसान किसी ना किसी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन वो दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीवों को भी खा सकता है, ठीक है। इंसान की बात कर रहा हूँ, और दूसरे जीव भी होते हैं, ठीक है। शेर, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हिरण को ही बस खाएगा, शेर दूसरे प्रकार के जानवरों को भी खा सकता है जो कि दूसरे खाद्य श्रृंखला से जुड़े होंगे, ठीक है। तो एक खाद्य श्रृंखला अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ी हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न जीव समुदाय के लोग जो कि अलग अलग खाद्य श्रृंखला के हिस्से हैं, ये आपस में मिलकर बनाते हैं खाद्य जाल, ठीक है। तो हर जीवधारी जो कि एक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होता है, जरूरी नहीं है कि केवल वही उसी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हो, वो किसी अन्य खाद्य श्रृंखला का भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग खाद्य जाल या फिर फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है कि आपके मेंस के एग्जामिनेशन में या फिर किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको इनके बीच पर डिफरेंस लिखने बोला जा सकता है। तो पहली चीज़, तो पहला डिफरेंस तो यही है कि इसमें जो होते हैं एक खाद्य श्रृंखला में जो होते हैं एक ही सेट ऑफ आपके जंतु होते हैं, मतलब हमको पता है कि ये खाएगा, ये खाएगा। जबकि खाद्य श्रृंखला में, खाद्य जाल में जो होते हैं विभिन्न जीव समुदायों के लोग या फिर विभिन्न खाद्य श्रृंखला के जीवधारी जो है आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इसको खाद्य जाल बोला जाता है। सेकंड, इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है और एक ही पथ में होता है, ठीक है। मतलब हमने शेर चाह खाया, सॉरी, आपका अनाज खाया चूहा, चूहा खाया आपका, चूहा को खाया कौन, सांप, सांप को खाया आपका पीकॉक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ही दिशा में जो है प्रवाह हो रहा है और एक ही पथ है जिससे जो है ये अल्टीमेट अपने फाइनल स्टेज में पहुंच रहा है। जबकि खाद्य जाल में ऐसा नहीं होता। खाद्य जाल में भी ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, मतलब आपके प्राथमिक कंज्यूमर द्वितीयक कंज्यूमर से होकर तृतीयक कंज्यूमर, लेकिन इसका पथ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब एक खाद्य श्रृंखला का बंदा जो है वो दूसरे खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड होता है, इसलिए इनका पथ अलग होता है, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह इसमें भी एक ही दिशा में होता है। इस अंतर को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रकार का जो अंतर है वो ये है कि खाद्य श्रृंखला में जो है वो एक ही प्रकार के जीवधारी होते हैं, ठीक है। जबकि खाद्य जाल में विभिन्न समुदायों के जीवधारी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीन अंतर आपको याद रहने चाहिए, और अगर आप लिखते हैं तो उसको में आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और ज़्यादा आता है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये मिला के 4 अंतर आपके हो जाएंगे और आपका एक अच्छा खासा 60 शब्द का आंसर बन जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी खाद्य श्रृंखला पे आधारित जो है एक बंदा था जिसका नाम था लिंडेमान। उसने जो है वो 10% का नियम दिया। अब ये लिंडेमान का 10% का नियम क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लिंडेमान ने ये बोला कि ये जो प्राथमिक उत्पाद है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है आपका उत्पादक, ठीक है, ये जाता है आपके प्राथमिक कंज्यूमर के पास, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खाता है, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर या फिर आपके तृतीयक उपभोक्ता इसको खाता है। उसने ये बोला कि ये पोषण का जो अलग अलग स्तर है, इन स्तरों के बीच में अगर एक स्तर से हम लोग दूसरे स्तर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो पोषण का जो स्तर है अगले स्तर पे, ठीक है, उस पे 90% की कमी आती है, ठीक है। मतलब समझे? नहीं समझे हो गया तो मैं आपको बता देता हूँ। 90% कमी या फिर केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। मतलब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। काइंड ऑफ एग्जांपल, अगर मान लो ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रही है, जैसे घास हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया, ठीक है। घास को खाया हिरण, हिरण को खाया शेर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि घास जो है वो आपका 100 kg है, ठीक है। तो 100 kg अगर घास को अगर हिरण खाता है
तो उसका 100 केजी का 10% ही जो है हिरण को मिल पाता है। मतलब हिरण क्या है, खा के अपना पोषण स्तर बढ़ा के जो है अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म वगैरह को मेंटेन करता है, ठीक है। तो उसके बाइसेप्स वगैरह बनते होंगे हिरण के, ऑब्वियस सी बात है। तो 100 केजी में से मात्र जो है 10 केजी जो है एनर्जी हिरण को मिल पाती है। मतलब 90% का जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया, और 10% जो है एनर्जी केवल पोषण के अगले स्तर पे यानी कि हिरण को मिल पाएगी। अब ये मत बोलना कि 100 केजी है तो 10 केजी कैसे आया भाई, इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ो, प्रतिशत का नियम ठीक है, वो पढ़ो, आपको सब पता चलेगा। अब देखो फिर अगला स्तर कौन सा है, शेर, ठीक है। अब हिरण को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। तो इस 10 केजी का जो है 10% वो 1 केजी होता है, और ये पोषण का अगला स्तर है। इस प्रकार 90% एनर्जी का जो है वो लॉस हो जाएगा, और शेर को जो है मात्र 1 केजी मिलेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, लिंडेमान का नियम क्या बोलता है कि जब कभी भी आप एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर जाते हैं तो आपके जो है 90% एनर्जी का लॉस होता है, और जो केवल 10% एनर्जी जो है अगले पोषण स्तर को ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसके आगे की कुछ चीज़ें हैं जो कि चार्ल्स सी एल्टन का इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट ये दिया था एक बंदे ने जिसका नाम है चार्ल्स एल्टन। इन्होंने 1927 में इस इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। चार्ल्स सी एल्टन ने इसकी खोज की थी और इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इस इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग एल्टन्स पिरामिड या फिर एल्टन का पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या है, अब ये उन्होंने जो है वो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को जो है वो अलग अलग पिरामिड के फॉर्म में क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो उसने 3 प्रकार के पिरामिड बनाए थे। पहला है आपका ऊर्जा का पिरामिड, सेकंड है आपके जीव संख्या का पिरामिड, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं जीव भार का पिरामिड, ठीक है। मतलब जिसमें पोषण के स्तर मैंने बताए थे, प्राथमिक उत्पादक, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। ये सभी लोगों का जो है एक उन्होंने पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। अब ये ऊर्जा का पिरामिड का मतलब क्या हुआ, अब इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगर आपसे प्रीलिम्स पे जो है या फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछेगा सीधा यही पूछेगा कि ऊर्जा का पिरामिड का शेप कैसा होता है, तो ये याद रखना कि ये सदैव सीधा बनता है, ठीक है। अब ये क्यों सीधा बनता है हम लोग देखेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है लिंडेमान का 10% का नियम देखा, उसमें मैंने आपको बताया कि जो है पोषण का जो सबसे निचला स्तर रहता है उसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। मतलब घास में जो है लगभग मान लेते हैं 100 केजी का घास, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 100 केजी के घास को जो है पोषण का अगला स्तर, ठीक है, मान लेते हिरण खाया तो उसको 10% ही ऊर्जा मिलेगी, और उसको जो है शेर खाया तो उसको हिरण की 10% की ऊर्जा मिलेगी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ऊर्जा जो है निचले स्तर पे सबसे ज़्यादा होगी और धीरे धीरे डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने इसका जो है शेप कैसा बनाया, सीधा बनेगा, क्योंकि नीचे वाला स्तर की सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा घटेगी और यहाँ तक सबसे कम होगी, ठीक है। तो पिरामिड का शेप कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि आपके, ठीक है, सीधा क्यों बनेगा, मैं बता दिया ना आपको। 100% यहाँ पे ऊर्जा है, 100 का 10% यहाँ पे ऊर्जा हो गया, 10 का आपका 1% यहाँ पे ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो वही है कि आपको निकालना पड़ेगा कि अलग अलग पोषण के स्तर पे कितनी ऊर्जा का लेवल है, और ऊर्जा का लेवल कंटिन्यूस डिक्रीज होने के कारण पिरामिड का जो शेप है वो हमेशा सीधा बनता है आपके ऊर्जा का। सेकंड है आपका जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे जीव संख्या का पिरामिड का मतलब एक बार मैं बता देता हूँ कि हम लोग ये देखेंगे कि ऊर्जा का जो सबसे लोएस्ट स्तर पर जो है कितने जीव आते हैं, ठीक है, और उनके संख्या के क्रम में जो है हम लोग जमाएंगे हमारे टॉप श्रेणी के उपभोक्ता को, ठीक है। तो ये जीव संख्या का पिरामिड जो है वो उल्टा एवं सीधा दोनों बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं
जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड किस प्रकार का बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली पेड़ के जो है जीव संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। उसका रीज़न क्या है कि पेड़ जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, मतलब पेड़ ही, जैसे मान लो बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें कई सारे लोग जो है आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ एक ही है मात्र, ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी हुई, एक हुई मान लो, ठीक है। अब पेड़ से जो है वो ऊर्जा कितने लोग, पेड़ को से जो है आपका पोषण कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं। पेड़ में कौन रहते हैं, बर्ड रहते हैं, ठीक है, मतलब चिड़िया रहती है, तो चिड़िया उससे पोषण प्राप्त कर रही है, ठीक है। अब चिड़िया जो है, चिड़िया की संख्या पेड़ से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है, तो उनकी कुछ संख्या होगी। इसके अलावा पेड़ पे जो है चिड़िया से जो है पोषण प्राप्त करने वाले कई सारे जीवधारी हो सकते हैं, काइंड ऑफ एग्जाम्पल छोटे मोटे जो है सूक्ष्म जीव वगैरह, और उनकी संख्या चिड़िया की संख्या से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पेड़ से जो है पोषण कौन प्राप्त कर रहा है, चिड़िया, और चिड़िया की संख्या पेड़ की संख्या से अधिक होती है, इसलिए इसके जो है स्तर को हम लोग ज़्यादा बड़ा दिखाएंगे। तो क्या हो रहा है, पहले सबसे कम नैरो स्तर था, उससे ऊपर कुछ ज़्यादा ही बड़ा। इसके बाद सूक्ष्म जीव जो भी है हमारे, जो है जो चिड़िया से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, वो भी इसके स्तर से ऊपर होंगे, ठीक है। तो हैंस इनकी संख्या जो है ज़्यादा होने के कारण चिड़िया की संख्या से ज़्यादा ब्रॉड इसका शेप बनता है, इसलिए जो इसका पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेड़ का जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, तो आप उल्टा बनता करके आंसर लगाएंगे, ठीक है, दिग्बिरा का शेप। लेकिन आपका घास के मैदान का जो हमें जो शेप होता है जीव संख्या का, वो सीधा बनता है। अब वो रीज़न क्या है कि घास तो बहुत जगह आपको मिल जाती है इधर उधर, ठीक है, उसको खाने वाले जीव भी बहुत सारे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि घास को केवल हिरण खाएगा, हिरण के अलावा गाय बैल वगैरह सब चीज़ लोग खाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो जंगल में रह रहे हैं, तो बेसिकली इनको खाने वाला कुछ जीव अल्टीमेट कॉर्निवोर या फिर सबसे ऊपर स्तर का जो है जीवधारी कौन है, शेर है। तो शेर की संख्या जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है, इसलिए इनकी संख्या का जो है स्तर होगा, घास की संख्या का स्तर, जो घास तो बहुत ज़्यादा है इसलिए हिरण से जो है वो ज़्यादा ही घास है, ठीक है। तो हिरण की संख्या कम हो गई, और हिरण की संख्या ऑब्वियसली जो है वो शेर से ज़्यादा है, इसलिए शेर की संख्या सबसे ऊपर के स्तर पे आएगी और वो सबसे कम होंगे, ठीक है। तो अगर इसका शेप देखोगे तो क्या बनेगा, वो सीधा बनेगा, ठीक है, क्योंकि घास की संख्या काफ़ी ब्रॉड है, उससे कम हिरण की संख्या हो गई, और सब उससे कम जो है आपके शेर की संख्या हो गई। तो एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बना जिसको सीधा बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घास के स्थल का जो है पिरामिड का शेप किस प्रकार का बनता है, तो आपको सीधा आंसर लगाना है। क्लियर। इसी प्रकार जीव भार का पिरामिड ये भी सीधा एवं उल्टा बनता है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं, काइंड ऑफ एग्जाम्पल, घास तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका भार जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब घास को खाने वाला कौन है, हिरण या फिर भैंसा वैसा जो भी है, और भैंसे का जो है वेट ऑब्वियसली जो है शेर के वेट से ज़्यादा होता है, ठीक है, जंगली भैंसे का। तो शेर का वेट सबसे कम हुआ, उसके बाद हिरण का वेट हुआ, और उसके नीचे घास का हुआ। इसलिए अगर आपके घास स्थल या फिर वनों का जो है आपको पिरामिड का शेप बोले तो क्या होगा, सीधा बनेगा, ठीक है, ये आप आंसर में लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार हम लोग देखते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र कैसा, ठीक है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे निचले स्तर पर कौन है पोषण के, या फिर उत्पादक जिसको बोलते हैं, शैवाल या फिर शैवाल वगैरह होते हैं, ठीक है। उनको उनमें बहुत सारे प्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको खाती छोटी मछलियाँ, ठीक है। तो छोटी मछली का वेट जो है वो प्लैंक्टन के वेट से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अब इन छोटी मछलियों को जो है वो बड़ी मछली खाएगी, तो बड़ी मछली का वेट ऑब्वियसली जो है वो छोटी मछली के वेट से ज़्यादा होगा, इसलिए इसको हम लोग ऊपर में दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पोषण के सबसे उच्च स्तर पे, और इनका जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसके शेप को हम लोग ब्रॉड दिखाएंगे, इसको नैरो दिखाएंगे, और सबसे नैरो जो है प्लैंक्टन का शेप दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का जो है जीव भार का पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में। अगर आप घटा चक्र बनाओगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पर्यावरण का जो है लेक्चर सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि मैंने जो है आपके नेशनल पार्क का टॉपिक जो है वो छोड़ा हुआ है, ठीक है।
नेशनल पार्क के अलावा मैंने जो है वो पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी, स्पेलिंग देख लेना मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे को भी नहीं लगता, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, ये सब जो है छोटे छोटे टॉपिक है जो है वो छोड़े हुए, मेरे को इतना ही याद आ रहा है। अगर आपको कुछ और आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको देख लेना, जिसमें जैसे कि आपके ओडेम का नाम पूछता है, ठीक है, एल्टन वगैरह का तो मैं बता दिया हूँ, और कई सारे जो है अर्नेस्ट हैकल का नाम पूछता है, ठीक है, उन सभी को याद कर लेना, ठीक है। उनका काम क्या क्या था, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसको बोला जाता है, ठीक है, मेरे ख्याल से अर्नेस्ट हैकल को बोला जाता है। तो इस तरीके के जो छोटे मोटे मिसलेनियस क्वेश्चन है वो आपके ACF के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो उसको अपने से कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने वाणी की बुक जो बताई थी वो एक स्टैंडर्ड बुक है, उसमें दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए उसको। नेशनल पार्क का जो टॉपिक है, नेशनल पार्क का भी टॉपिक जो है वो आप अपने से कर सकते हो। इसके लिए आप लूसेंट वगैरह की बुक उठा लो, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क है, आप उसको रट सकते हो आराम से कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे नहीं है, ये आप अपने से कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ सेलेक्टेड नेशनल पार्क जो है वो आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए जो है आपको वीडियो के नीचे में कमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक मैंने मिस किया तो आप नीचे जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक जो है आपने छोड़ दिया है, तो मैं वो भी जो है वो समय पर करा दूँगा, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सबको पता है कि ये जो अभी समय चल रहा है वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस होने मत दीजिएगा, ठीक है। ये मैं आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, आपको पता है कि एक साथ बहुत सारी वैकेंसी आ गई, पहले तो वैकेंसी आ नहीं रही थी तो ये प्रॉब्लम थी, अब वैकेंसी आ रही है तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि किसकी तैयारी करें। तो मैं आपको कुल मिला के आप बोल रहा हूँ कि आप जो है एक टारगेट बनाइए कि आपको किस एग्ज़ाम में जो है वो फोकस करना है, और आपको ऐसा क्या लगता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, उस पर आप तैयारी रख के जो है कंसंट्रेट होकर है तैयारी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी एग्ज़ाम दिलाना नहीं है, बाकी एग्ज़ाम में दिलाइए, लेकिन जो है आप जिस पे श्योर शॉट हो उसकी काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ। और कुछ टेक्निकल वाले स्टूडेंट का भी जो है मुझे वीडियो लेक्चर बनाना पड़ता है, इसलिए जो है मैं GS के लेक्चर नहीं डाल पाता हूँ। तो मैंने अब सोचा कि वीक में जो है 2 से 3 लेक्चर ही मैं आपको डालूँगा, ठीक है। उसमें आपका एक GS का लेक्चर तो पक्के से पक्का रहेगा। मेरे को टेक्निकल के भी वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो मैं उसका जो है वीडियो लेक्चर बनाऊँगा। तो आप उससे परेशान मत होइएगा कि मैं आपके लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इधर के लेक्चर डालना, टेक्निकल का लेक्चर छोड़ के GS का लेक्चर डालने चालू कर दूँ तो टेक्निकल वाले बुरा मान जाते हैं, और उनका डालूंगा तो आप बुरा मान जाते हो। तो मेरे लिए द्वंद्व की स्थिति है, बट आप तैयारी करिए अपने तरीके से। मैंने सब चीज़ आपको लगभग करा दिया है। परीक्षा वाणी की बुक से पढ़िए, घटना चक्र लगाइए जितना ज़्यादा हो सकता है, और ये मेरे लिए अल्टीमेटली सलाह है आप लोगों को, ठीक है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। पढ़ने की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यूट्यूब पे जो है मैंने पर्यावरण के लेक्चर डाले हैं, आप उसको देखिए एक बार सिलसिलेवार तरीके से, और उसके बाद फटाक से आप केवल क्वेश्चन की बुकलेट उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ठीक है। उतना सफिशेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे जो है क्वेश्चन नहीं बन रहा है किसी टॉपिक का, तब फिर आप बुक उठाइए। अदरवाइज जो है अगर आप अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टॉपिक है पढ़ने के लिए। यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दीजिए और उसके बाद उससे केवल सुनिए, ठीक है। जब भी आपको समय मिले केवल सुनिए उस वीडियो को, और उसके बाद क्या कीजिए, तुरंत आप बुकलेट उठा के क्वेश्चन बनाना चालू कर दीजिए। दैट्स इट। अगर आपसे बन रहा है तो आप एक अच्छी स्थिति में हैं, अन्यथा जो है आपको पर्टिकुलर टॉपिक में मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो टॉपिक उठाइए और उसको केवल वाणी की बुक से कवर कीजिए। इसके अलावा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक मत उठाइए अभी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरे आपको यही सलाह है, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और जो है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कि मैं आपको कंप्यूटर के लेक्चर के साथ साथ जो है कि CGPSC के ACF एग्जामिनेशन का आपको पूरा लेक्चर दूंगा। ये मैंने वादा किया था और मैंने फुलफिल कर दिया है। तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कीजिए, ठीक है। उससे मेरे चैनल में व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपका एक फ़ायदा होगा। अगर व्यूज़ आते हैं, चैनल में इंगेजमेंट बढ़ती है, तो हो सकता है कि मैं आपको और भी लेक्चर फ्री में प्रोवाइड करूं, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा कि तैयारी करिए बस।
अभी और कुछ मत करिए, केवल तैयारी करिए, बस दैट्स इट। मेरी बस आप लोगों से यही विनती है कि नवरात्रि के माहौल में जो है आप डांडिया करना, चलिए 1-2 घंटा चलता है, लेकिन अगर आप पूरे समय डांडिया के मूड में रहोगे तो फिर आपका पीएससी भी अच्छे से डांडिया बजा देगा। तो प्लीज़ तैयारी करिए, दैट्स इट। इसके अलावा वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक और चीज़, हमारे कम्युनिटी से जुड़िए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।